हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो विद्युत रसायन के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर शॉर्ट में इसे लिखते हैं ECS। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, यही पॉइंट यहाँ पर समझना है कि जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर इसे बोला जाता है सक्रियता श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर इसे आप बोल सकते हैं सक्रियता श्रेणी। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया था अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इसकी जगह पर प्रयोग किया जा सकता है मानक अपचयन विभव। याद रखिएगा, इसकी जगह पर मानक अपचयन विभव या E0 का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, या फिर इसे आप बोल सकते हैं सक्रियता श्रेणी। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर आप इसमें अगर बताना चाहें तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है लिथियम को, यानी कि Li, ये है लिथियम। इसके बाद यहाँ पर आप बता सकते हैं पोटेशियम यानी कि K, सोडियम Na, इसके अलावा Mg यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम Al, इसके अलावा Zn, यहाँ पर Cr यानी कि क्रोमियम, इसके अलावा आयरन यानी कि Fe, कोबाल्ट Co, इसके अलावा निकेल Ni, इसके अलावा Sn, और यहाँ पर आप बता सकते हैं Pb यानी कि लेड, हाइड्रोजन, इसके अलावा कॉपर, यहाँ पर हो जाएगा Hg यानी कि मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को रखा गया है। यहाँ पर मैंने जो है सभी तत्वों के नाम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर जो आपको समझाने के लिए केवल कुछ ही तत्वों के नाम लिखे गए। तो यहाँ पर ये जो है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ क्रम है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ क्रम, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में इस प्रकार से तत्वों को रखा गया है, यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव जो होगा यहाँ पर किसका होगा, लिथियम का, यानी कि Li का होगा। इसके बाद जैसे जैसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में आगे बढ़ते जाएंगे उसी क्रम में जो है यहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि मानक अपचयन विभव जो है यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर बोल सकते हैं मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उससे बोला जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग मानक अपचयन विभव की बात करें तो इसके बारे में बताया गया कि मानक अपचयन विभव को ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे बोला जाता था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये भी आपको इसके पहले बताया जा चुका है। तो अगर यहाँ पर हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें तो आप देख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी को किस प्रकार से तैयार किया गया है, यानी कि इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला तत्व इसमें आपका कौन सा है, यहाँ पर आपको समझना है। ये सबसे पहले रखा गया है यहाँ पर लिथियम को, इसके बाद पोटेशियम को, फिर इसके बाद कैल्शियम को। यहाँ पर जो है सभी तत्व दिए गए, वहाँ पर जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था वहाँ पर सभी तत्व नहीं लिखे थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये श्रेणी उल्टा बनी हुई है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से होगा इसका बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि ये है यहाँ पर इनके मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम यहाँ पर जो मानक अपचयन विभव किसका होगा, वो Li का यानी कि लिथियम का होगा, और इसका मान यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना होता है, -3.05 वोल्ट। ये सबसे कम होता है, और सबसे अधिक होगा F2 का, यानी कि 2.87, ये प्लस में होता है। तो सबसे अधिक होगा यहाँ पर F2 का, और सबसे कम होता है यहाँ पर लिथियम का। तो ये यहाँ पर जो है इसमें मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है। इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है मानक अपचयन विभव या फिर बोल सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ
क्रम है। इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग अपचायक क्षमता की बात करें तो अपचायक क्षमता के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये निशान बढ़ा हुआ है, तो सबसे अधिक यहाँ पर जो अपचायक क्षमता होती है वो किसकी होती है? लिथियम की, यानी कि इसका अपचयन विभव तो सबसे कम होता है लेकिन इसकी अपचायक क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर ये दूसरा वाला तीर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नीचे की ओर लगा है। इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक अपचायक क्षमता इसकी होगी और सबसे कम अपचायक क्षमता यहाँ पर F2 की होगी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव तो सबसे कम होता है लेकिन इसकी अपचायक क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है ये यहाँ पर बढ़ती है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा अगला कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है अर्थात जिसका E0 जो है सबसे कम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है, अतः वह जो है सबसे अच्छा अपचायक होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम को रखा गया, तो ये यहाँ पर जो है एक प्रबलतम अपचायक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रबलतम अपचायक, प्रबलतम अपचायक। ये जो होगा यहाँ पर क्या होगा? लिथियम होगा। आपको पहले ही बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है सबसे ऊपर रखा गया लिथियम को, सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा इसका जो है E0 यानी कि इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो सबसे कम है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है वो सबसे अधिक है और ये यहाँ पर जो है एक प्रबल अपचायक होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला यहाँ पर है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है अर्थात जिसका E0 जो है सबसे अधिक होता है उसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है, अतः वह जो है यहाँ पर प्रबलतम आक्षीकारक होता है। तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं प्रबलतम आक्षीकारक, प्रबलतम आक्षीकारक। तो सबसे नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में रखा गया है F2 को और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है सबसे अधिक होता है। सबसे ऊपर रखा गया है लिथियम का, तो वो जो है प्रबलतम अपचायक है और सबसे नीचे रखा गया है F2 को, तो ये यहाँ पर जो है प्रबलतम आक्षीकारक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण होता है उनके E0 जो है वो ऋणात्मक होते हैं तथा उन्हें जो है H2 से ऊपर रखा गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, उन्हें जो है हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उनका E0 जो होता है वो धनात्मक होता है तथा उन्हें जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जिन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण होता है उनके E0 जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और उन्हें जो है हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। परंतु यहाँ पर जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इससे जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन होता है उनका जो E0 होता है वो तो धनात्मक होता है तथा उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है अर्थात जिसका E0 जो है जितना कम होता है वह उतनी ही अधिक क्रियाशील व प्रबल अपचायक होती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो सबसे ऊपर यहाँ पर जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसे रखा गया है? लिथियम को रखा गया है। इसका मतलब यहाँ पर इसका E0 जो है सबसे कम होगा और सबसे कम होने के कारण ये जो है अधिक क्रियाशील और एक प्रबल अपचायक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर किसे आप बता सकते हैं? पोटेशियम।
इसके अलावा आप लिख सकते हैं यहाँ पर बेरियम, इसके अलावा Ca, और यहाँ पर आप बता सकते हैं Mg, और यहाँ पर एल्यूमिनियम। इस प्रकार से तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, इसमें बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे ऊपर कौन है, लिथियम, तो इसलिए यहाँ पर इसका E0 जो होगा वो कम होगा, यानी कि यहाँ पर इसका जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव तो कम होगा, लेकिन इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, और क्रियाशीलता के साथ साथ यहाँ पर इसकी अपचायक क्षमता भी जो है अधिक होगी, यानी कि ये जो है एक प्रबल अपचायक होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी से संबंधित अगला पॉइंट कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि वे जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया जल और अम्ल दो की बात हुई, तो जल में भी हाइड्रोजन होते हैं और अम्लों में भी हाइड्रोजन होते हैं। तो जो भी धातुएं यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर होंगी वे सभी जो है जल और अम्ल से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, यानी कि अलग कर देंगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम के द्वण लिए गए हैं, इसके अलावा जल के भी द्वण लिए जाएंगे H2O, आप इसे H2O को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर H2O इसके द्वण लिए गए। तो यहाँ पर ये जो सोडियम है ये जो है यहाँ से इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो जब यहाँ से इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये सोडियम इसको विस्थापित कर देगा और ये वाला इसको, तो इसमें से जो है यहाँ पर H2 विस्थापित हो जाएगा, यानी कि H2 यहाँ से निकल जाएगा और ये Na जो है इसकी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा NaOH। इस प्रकार से यहाँ पर दो थे तो यहाँ पर भी NaOH होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2NaOH। आप इसे दूसरे प्रकार से भी लिख सकते थे, यानी कि आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे 2Na प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2HOH करके, यहाँ पर ये जल है यानी कि H2O, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से जो सोडियम है यानी कि जो Na है यहाँ से इन दो हाइड्रोजनों को विस्थापित कर देगा, यानी कि H2 यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका 2NaOH। इस प्रकार से तो यही आपको बताया गया था यहाँ पर कि जो धातुएं यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो सोडियम जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। ये आप लोग याद रखेगा, जो भी आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई गई आप उसमें देख सकते हैं सोडियम जो है ये हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए ये जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग बात करें मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम की, कैल्शियम यानी कि Ca, और इसकी क्रिया यहाँ पर जो हम लोग करा दें H2SO4 यानी कि अम्ल से, H2SO4 से, तो ये यहाँ पर जो है इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, यानी कि इसमें से यहाँ पर H2 जो है ये निकल जाएगा। तो जब H2 यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा CaSO4। इस प्रकार से ये कैल्शियम जो है यहाँ पर से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कैल्शियम जो है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसलिए ये यहाँ पर जो है इसे विस्थापित कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए कोई अभिक्रिया इस प्रकार से दी गई है, जैसे कि मान लीजिए कॉपर है और यहाँ पर इसकी क्रिया करा दी जाए H2SO4 से, तो अगर इससे यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी तो कॉपर जो है ये हाइड्रोजन से नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। इसका मतलब ये जो है इस हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, और जब विस्थापित नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो जो है जल और अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वे यहाँ पर जो है उसे विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला यहाँ पर है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं अधिक ऊपर हैं या जिनके E0 जो है वो बहुत कम हैं, वे जो है ठंडे जल से ही क्रिया करके H2 को मुक्त कर देती हैं, क्योंकि वे जो है अधिक क्रियाशील होती हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है अधिक क्रियाशील होती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर किसे रखा गया है, लिथियम को रखा गया है। इसके बाद आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं पोटेशियम, बेरियम, Ca, Mg, Al आदि।
इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है कौन है, लिथियम, और इसका ई नॉट जो है बहुत ही कम है। तो ये जो है ठंडे जल से क्रिया करके H2 को मुक्त कर देती है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है अधिक क्रियाशील है, क्योंकि ये सभी धातुएं जो है यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इन सभी धातुओं से हाइड्रोजन जो है नीचे है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है यहाँ पर Fe, Pb, Sn, निकेल, कोबाल्ट आदि धातुएं जो है कुछ नीचे स्थित होने के कारण जो है कुछ कम क्रियाशील होती हैं। ये जो है ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, अपितु जल वाष्प से क्रिया करके जो है H2 को मुक्त करती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये धातुएं जो है कुछ नीचे होती हैं, जिसके कारण जो है ये कम क्रियाशील होती हैं, और कम क्रियाशील होने के कारण ये जो है ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, बल्कि जल वाष्प से क्रिया करके जो है यहाँ पर H2 को विस्थापित कर देती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं Fe, क्योंकि यहाँ पर बात Fe की हुई थी। Fe लिया जाए और इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर जल वाष्प से कराएंगे, यानी कि H2O से। यहाँ पर इसकी जो है हम लोग वाष्प प्रयोग करेंगे। तो इससे जब यहाँ पर क्रिया होगी तो आप लोग याद रखेगा यहाँ पर Fe के 3 अणु प्रयोग किए जाएंगे और यहाँ पर जल के 4। तो जब इन दोनों की क्रिया होगी तो इसमें से H2 जो है ये विस्थापित हो जाएगा। यहाँ पर H2 के 4 अणु विस्थापित हो जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा Fe3O4 इस प्रकार से। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो Fe है ये होगा आपका तप्त। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जितनी भी धातुएं दी गई ये जो है कुछ नीचे होने के कारण जो है कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए ये जो है ठंडे जल से क्रिया नहीं करती हैं, बल्कि ये जो है जल वाष्प से क्रिया करके यहाँ पर जो है H2 को विस्थापित कर देती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला अनुप्रयोग, धातुओं की अपचयन क्षमता। तो यहाँ पर याद रखेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितने ऊपर होती है या जिसका ई नॉट जो है जितना कम होता है, वह उतनी ही अधिक जो है क्रियाशील या फिर प्रबल अपचायक होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि लिथियम ये सबसे ऊपर है, तो ये जो है सबसे अधिक क्रियाशील और सबसे अधिक प्रबल अपचायक है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, अधातुओं की क्रियाशीलता व आक्षीकारक क्षमता। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधातु जितना नीचे होती है या फिर जिसका ई नॉट जो है जितना अधिक होता है, वह जो है उतना ही अधिक क्रियाशील एवं प्रबल आक्षीकारक होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर प्रबल आक्षीकारक की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर प्रबल आक्षीकारक, तो सबसे नीचे रखा गया है F2 को, तो ये यहाँ पर जो है एक प्रबल आक्षीकारक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला है धातु ऑक्साइडों का उष्मीय स्थायित्व। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि धातु ऑक्साइडों का जो उष्मीय स्थायित्व है यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि उष्मीय स्थायित्व जो है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि धातुओं की जो विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति होती है वो नीचे आने पर घटती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आने पर जो है विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति जो है घटती है, इसलिए यहाँ पर जो है उसमें स्थायित्व भी घटता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपको कुछ नोट पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आप बता सकते हैं कि Cu से यानी कि कॉपर से नीचे की धातुओं, कॉपर से नीचे की धातुओं के ऑक्साइड बहुत कम स्थायी होते हैं, बहुत कम स्थायी होते हैं। ये केवल गर्म करने पर ही अपघटित होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि कॉपर से नीचे की जो धातुएं हैं इनके ऑक्साइड जो है बहुत ही कम स्थायी होते हैं, ये केवल गर्म करने पर ही जो है अपघटित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बता सकते हैं Ag2O, अगर आप इसे यहाँ पर गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये जो है यहाँ पर 2Ag प्लस यहाँ पर जो है
हाफ O2 में अपघटित हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर HgO की, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप इसे गर्म करेंगे 2HgO को, तो ये यहाँ पर जो है 2Hg प्लस O2 में जो है यहाँ पर अपघटित हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है केवल गर्म करने पर ही अपघटित होते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में दो प्रकार के धनायन उपस्थित हों तो कैथोड पर वह धनायन मुक्त होगा जिसका E0 जो है अधिक होता है। ये पॉइंट आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बात हुई है दो प्रकार के धनायन की, मान लीजिए दो प्रकार के धनायन, ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल, दो प्रकार के धनायन आपके पास हैं Na+ और इसके अलावा एक लिया गया आपका K+ में से कैथोड पर मुक्त होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या बताया गया था कि विद्युत अपघटन की क्रिया में दो प्रकार के धनायन उपस्थित हों तो कैथोड पर वह धनायन मुक्त होगा जिसका E0 जो है यहाँ पर अधिक होता है, यानी कि जिसका यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है वो जो है कैथोड पर मुक्त होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो Na+ है इसका E0 जो है अधिक होता है, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है K से नीचे है, यानी कि पोटेशियम से नीचे है, इसलिए यहाँ पर इसका E0 जो है अधिक होगा और E0 अधिक होने के कारण ये जो है यहाँ पर कैथोड पर पहले मुक्त हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि इसी प्रकार यदि दो प्रकार के ऋणायन हों तो एनोड पर वह ऋणायन एकत्रित या फिर मुक्त होता है जिसका E0 जो है कम होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर लिया गया Cl- और इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर I-, तो इसमें से एनोड पर मुक्त होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए I-, क्योंकि ये यहाँ पर जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cl से ऊपर है और Cl से ऊपर होने के कारण जो है यहाँ पर इसका E0 यानी कि इसका जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव जो होगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ये कम होगा, इसलिए ये यहाँ पर जो है एनोड पर पहले मुक्त हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि अगर दो प्रकार के धनायन हैं तो उसमें से कैथोड पर पहले वो मुक्त होगा यहाँ पर जिसका E0 जो है सबसे अधिक होगा। इसके अलावा अगर दो प्रकार के ऋणायन हैं तो एनोड पर जो है यहाँ पर वो ऋणायन पहले मुक्त होगा जिसका E0 जो है यहाँ पर कम होगा। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला यहाँ पर दिया गया है धातुओं का विस्थापन। तो यहाँ पर बात हुई है धातुओं के विस्थापन की। इसमें बताया जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। याद रखिएगा, ऊपर स्थित धातु जो है वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि ऊपर स्थित धातुएं जो है वो अधिक क्रियाशील होती हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करें आयरन की Fe, तो ये जो है लवण का विलयन यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। तो यहाँ पर ये जो आयरन है ये यहाँ से जो है इस कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ पर आएगा FeSO4 और इसमें से कॉपर जो है यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि Fe जो है ये कॉपर से ऊपर है। यही आपको बताया गया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु जो है वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। तो यहाँ पर आयरन जो है यानी कि जो Fe है ये कॉपर से ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए ये जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को यहाँ पर अलग कर देती है, यानी कि विस्थापित कर देती है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अगर अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉपर और यहाँ पर इसकी क्रिया करा देते हैं FeSO4 से। तो अब ध्यान दीजिए, अभी आपको इसके पहले जो रिएक्शन बताई गई इसमें बताया गया कि जो Fe है वो कॉपर से ऊपर है, तो यहाँ पर कॉपर तो जो है Fe से नीचे है, तो कॉपर जो है Fe से नीचे होने के कारण जो है ये यहाँ पर इस Fe को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पर क्रिया नहीं होगी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर
कि नो रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो है क्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो Fe से नीचे है, और यहाँ पर पहले वाले में ध्यान दीजिए Fe जो था वो कॉपर से ऊपर था, इसलिए Fe जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो कॉपर है ये Fe से नीचे है, इसलिए ये यहाँ पर जो है Fe के विलयन से इसे विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा इसके बारे में। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला, अब यहाँ पर है अधातुओं का विस्थापन। तो इसमें याद रखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातुएं अपने से ऊपर स्थित अधातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि नीचे स्थित अधातुएं जो है वो अधिक क्रियाशील हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि नीचे स्थित अधातुएं जो है वो अधिक क्रियाशील हैं, इसलिए ये जो है उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर सबसे नीचे रखा गया है F2 को, और इसकी क्रिया अगर हम लोग करा दें यहाँ पर 2Ki से, तो यहाँ पर ये जो F2 है यहाँ से इस I को विस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ से I2 जो है ये विस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 2KF इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर F2 जो है इस I से नीचे है। और यह आपको बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातुएं, यहाँ पर ये एक अधातु है और यहाँ पर ध्यान दीजिए F2 जो है इस I से नीचे स्थित है। यही आपको बताया गया था कि नीचे स्थित अधातुएं जो है अपने से ऊपर स्थित अधातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। इसके पहले वाला जो पॉइंट बताया गया सेम उसके विपरीत है, वहां पर धातुओं की बात हुई थी और यहाँ पर अधातुओं की बात हुई है, बाकी ये जो है उसके विपरीत है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर I2 की क्रिया हम लोग कराते हैं, मान लीजिए ध्यान दीजिए 2KF से, तो यहाँ पर I2 जो है इस F से, ध्यान दीजिए यहाँ पर इस F से जो है ये ऊपर है, इसलिए ये यहाँ पर जो है इसे विस्थापित नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी, यानी कि याद रखिएगा यहाँ पर नो रिएक्शन। तो ये पॉइंट आपको समझने हैं कि जो अधातु है ये यहाँ पर ध्यान दीजिए जो नीचे स्थित अधातु है ये अपने से ऊपर स्थित अधातुओं के लवण के विलयन से उन्हें विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर F2 जो है सबसे नीचे था, ये जो है इसके ऊपर स्थित अधातु यानी कि यहाँ पर I इसको जो है इसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो I2 जो है वो F से ऊपर है, इसलिए यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी और ये इसे विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो अब ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।